यह वीडियो पूरी तरह से एक काल्पनिक फिक्शनल प्रस्तुति है। इसमें उपयोग किए गए सभी नाम, पात्र, स्थान, घटनाएं, संवाद और दृश्य मेरी अपनी कल्पना और क्रिएटिव सोच पर आधारित हैं। इस वीडियो का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, किसी घटना, संगठन, फिल्म, टीवी शो या अन्य किसी कॉपीराइटेड कंटेंट से कोई सीधा संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग, कोइंसिडेंस है। यह कंटेंट केवल मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और स्टोरी टेलिंग के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी प्रकार के कॉपीराइट उल्लंघन या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। कहानी में अब तक आपने देखा कि श्रेयांश सिद्धार्थ देव से बात करता है और उनकी सभी अमानतों को लेता है और लेने के बाद वह अपनी अंगूठी से बाहर आ जाता है। वहीं पर श्रेयांश के दोस्त बासु को कुछ लोग पकड़कर ले जाते हैं और बासु के साथ मारपीट करने लगते हैं। श्रेयांश जब मालूम करता है तो मालूम होता है उसे किसी बुजुर्ग ने पकड़ रखा है। फिर अब कहानी में अब आगे श्रेयांश अपनी अंगूठी से बाहर आता है और वह कक्ष में बैठा होता है और वह कक्ष में बैठे हुए अपने सामने रखे हुए सभी सामानों को गौर से देख रहा होता है। तभी वह उन सभी सामानों को देखता है और उन सभी सामानों को देखते हुए कहता है, अरे वाह, यह 4 कलाएं और यह कपड़े कितने ज़्यादा ताकतवर हैं और यह हथियार, क्या नाम बताया था इसका उसने। इतना कहते हुए वह कुछ सोचने लगता है। फिर सोचते हुए कहता है, खैर छोड़ो, मुझे क्या करना। इतना कहने के बाद वह उन सभी सामानों को देख ही रहा था। तभी उसके सीने पर चढ़ी हुई सील जो नागेंद्र ने चढ़ाई थी, जो बासु के पिता थे, वह सील जोर जोर से जगमगाने लगती है और उसके सीने में जलन होने लगती है। इस सील का इस तरह का मतलब साफ था कि अगर श्रेयांश और बासु, अगर दोनों में से किसी एक पर भी मुसीबत आएगी तो दूसरे को इसके बारे में तुरंत मालूम हो जाएगा। तभी श्रेयांश अपने सीने पर जगमगाती हुई सील के ऊपर हाथ रखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ इतनी वाइब्रेट क्यों कर रही है। इतना कहते हुए श्रेयांश अपने हाथों को अपनी सील से उठाता है और सामने की तरफ देखते हुए कहता है, यह लड़का एक काम को भी ढंग से नहीं कर सकता। मैंने इसे सिर्फ यहाँ पर शहर के अंदर जाकर नज़र रखने के लिए कहा था, क्या है कुछ सब कुछ, लेकिन इसने तो मुसीबत ही ले ली। इतना कहने के बाद श्रेयांश वह अपने हाथों को झटकारता है और अपने सीने की तरफ सील को पकड़ता है। फिर वह सील को पकड़ते हुए कहता है, तो फिर ठीक है। इतना कहने के बाद श्रेयांश के चेहरे के ऊपर एक शैतान से भरी हुई मुस्कुराहट आ जाती है। यहीं पर धर्मपुरी साम्राज्य के अंदर ही हमें दिखाया जाता है, एक कक्ष के अंदर जिसके अंदर चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। सिर्फ वहाँ पर दिए की लौ ही टिमटिमा रही थी और चारों तरफ मसाले जल रही थी। वहीं पर उस कक्ष में एक सिंहासन रखा हुआ था जिस पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था। वह सिंहासन पूरी तरीके से काले कलर के पत्थर से बना हुआ था और उस व्यक्ति के चारों तरफ 10 लोग खड़े हुए थे और उस व्यक्ति के सामने एक लड़का अपने घुटनों के पर बैठा हुआ था और जिसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। वह व्यक्ति उस लड़की की तरफ देखता है और उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा कौन है तू लड़के। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति उस लड़के की तरफ देखता है। तभी वह लड़का उस व्यक्ति की तरफ देखता है और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहता है, देखिए बुजुर्ग, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं तो आपको जानता तक नहीं। वह व्यक्ति उस लड़की की बात सुनता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हाँ तू मुझे नहीं जानता लेकिन मैं तुझे जानता हूँ और मुझे यह भी मालूम है कि तू यथार्थ का नहीं है। बस मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर तू यथार्थ का नहीं है तो तू कहाँ का है और तेरे पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई और तेरे को ऐसा क्या है तेरे पास जिससे तू इस ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह पर आ जा सकता है। उस बुजुर्ग की इस बात को सुनने के बाद वहीं पर बंधा हुआ बासु उस बुजुर्ग की तरफ देखता है और उस बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहता है, देखिए बुजुर्ग, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप जानते हैं कि इस ग्रह को छोड़कर सिवाय किसी महारक्षक के कोई और बाहर नहीं जा सकता। तो आपको कैसे लगता है कि मैं
इस ग्रह को छोड़कर किसी और ग्रह पर जा सकता हूँ या फिर किसी और ग्रह से यहाँ पर आ सकता हूँ। आप मेरी शक्तियों से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। वह बुजुर्ग जैसे ही वासु की इस बात को सुनता है, वह अपने हाथ को अपनी थोड़ी के ऊपर रखता है और अपनी थोड़ी को रगड़ने लगता है। और वह अपनी थोड़ी को रगड़ते हुए अपने बगल में खड़े हुए एक व्यक्ति की तरफ देखता है और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या कहते हो? वह व्यक्ति दूसरे की तरफ देखता है और सभी व्यक्ति जो वहां पर 10 लोग खड़े हुए थे वह उस बुजुर्ग की तरफ देखते हैं और उस बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये लड़का कह तो सही रहा है, लेकिन फिर हमें ऐसा क्यों लगा? फिर वह बुजुर्ग उन सभी की तरफ देखता है और अपने सामने घुटनों के पड़े हुए बासु की तरफ देखता है और बासु की तरफ देखते हुए कहता है, तो लड़के तू सच नहीं बताएगा? तभी बासु उस बुजुर्ग की तरफ देखता है और अपने सिर को नीचे झुकाते हुए कहता है, देखिए बुजुर्ग, आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप समझ नहीं रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। इतना कहने के बाद वह अपने सिर को नीचे झुका लेता है। बुजुर्ग जैसे ही बासु की बातों को सुनता है, वह एक पल के लिए रुकते हुए कुछ सोचने लगता है। वह सोचते सोचते मन ही मन बड़बड़ाता है, वैसे यह कह तो सत्य ही रहा है। इस ग्रह से बाहर जाने के लिए किसी को इतना ज़्यादा ताकतवर होना होगा कि वह पूरे ग्रह को तबाह करने की शक्ति रखे, लेकिन ऐसा तो अभी तक कोई नहीं हुआ। हाँ, सिर्फ एक व्यक्ति हुआ था, जो कि दिव्य मंडल क्षेत्र का लीडर युद्धार देव था। लेकिन युद्धार देव वो तो उस युद्ध में मारे गए थे, जिसे उन प्लूटो के लोगों ने धोखे से मरवा दिया था। इतना कहते हुए वह अपने सामने घुटनों के पर बैठे हुए बासु की तरफ देखता है और बासु की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तू लड़के वो नहीं है तो यह बता कि जहाँ से वहाँ गड्ढा हुआ है और जहाँ पर वह उल्का पिंड आके गिरा है, वहाँ पर तुम दोनों की शक्तियाँ क्यों महसूस हो रही हैं? बासु जैसे ही उस बुजुर्ग की इस बात को सुनता है, वह कुछ सोचते हुए कहता है, देखिए बुजुर्ग, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जहाँ पर वह उल्का पिंड गिरा वहाँ पर हम थे, इसलिए शायद हमारी शक्तियाँ आ रही हों। इतना कहने के बाद बासु अपनी आंखों को नीच लेता है और उस बुजुर्ग के सामने अपने सिर को झुका लेता है। वह बुजुर्ग बासु की इस बात को सुनता है और अपने बगल में खड़े हुए दोनों व्यक्तियों की तरफ देखता है। तभी वह दोनों व्यक्ति अपने सिरों को हाँ में लाते हैं और बासु के पास आते हुए कहते हैं, तो तू नहीं बताएगा सत्य? बासु उनकी बात सुनता है और चिल्लाते हुए कहता है, देखिए बुजुर्ग, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, आप मानना हो तो मानिए, नहीं मानना तो मत मानिए। इतना कहते हुए वह अपने सिर को नीचे झुका लेता है और उस बुजुर्ग के जवाब का इंतजार करने लगता है। तभी वह बासु की तरफ देखता है और अपने सिर को हाँ में लाता है, जैसे कि उसने कुछ सोच लिया हो। फिर वह बासु की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है तो लड़के मत बता। इतना कहने के बाद वह अपने हाथों में शक्तियाँ इकट्ठा करने लगता है और शक्तियाँ इकट्ठा करते हुए वह सीधा बासु के ऊपर हमला कर देता है। उस बुजुर्ग की शक्तियाँ सीधा जाकर बासु से जा टकराती हैं और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। वहाँ पर जैसे ही वह जोरदार धमाका होता है, वहाँ पर चारों तरफ धूल का गुहार छा जाता है। हवा में नीली शक्तियाँ बह रही थी और चारों तरफ शक्तियाँ ही शक्तियाँ दिखाई दे रही थी और वहाँ पर धूल ही धूल और सफ़ेद कलर का धुआं धुआं दिख रहा था। तभी उस बुजुर्ग के साथ खड़े हुए दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उस बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहते हैं, बुजुर्ग, अब यहाँ तो मारा गया, अब हमें कौन बताएगा? इतना कहने के बाद वह उस बुजुर्ग की तरफ देखते हैं। तभी वह बुजुर्ग अपने सामने धूल की तरफ देखता है और धुएं की तरफ देखते हुए कहता है, अब आप लोग सब कुछ छोड़ो, पहले इस लड़के की लाश को ठिकाने लगाओ। इतना कहने के बाद वह बुजुर्ग उन दोनों की तरफ देखता है। वह दोनों जैसे ही उस बुजुर्ग की इस बात को सुनते हैं, वह आगे बढ़ने लगते हैं और वह दोनों उस धूल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन कुछ ही क्षण बाद वहाँ पर खड़ा वह बुजुर्ग उन दोनों की तरफ देखता है। वहाँ से उस धुएं के अंदर से उन दोनों की चीख की आवाज़ आती है और उन दोनों के सिर, जो किसी हवा में किसी तरबूज की तरह
घूमते हुए आते हैं और सीधे उस बुजुर्ग के पैरों में जा गिरते हैं। वह बुजुर्ग इस चीज को देखता है और वह हड़बड़ाते हुए 2 से 3 कदम पीछे ले लेता है और अपने सिंहासन पर जा गिरता है। और उस बुजुर्ग के बगल में खड़े हुए 8 लोग, उनके भी अब हाथ पैर शून्य हो जाते हैं और वह अपने सामने देखते हैं। तभी देखते ही देखते वहां पर छाया हुआ सारा धुआं वहां छट जाता है और वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक त्रिशूल था और उसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके पीछे एक लड़का, वह कोई और नहीं बल्कि बासु था, उसके हाथ खुले हुए थे और वह उस व्यक्ति के पीछे खड़ा हुआ था। बासु के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था जिसका पूरा चेहरा ढका हुआ था और उसने काले कलर के एकदम भव्य और कूल दिख रहे कपड़े पहने हुए थे, जिसे से वह किसी योद्धा की तरह प्रतीत हो रहा था। और उसके हाथों में एक सोने से चमकता हुआ त्रिशूल था और उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, जैसे कि वह अपनी पहचान छुपा रहा हो। वह अपने सामने खड़े हुए उस बुजुर्ग की तरफ देखता है और उस बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहता है, कौन है तुम और क्या नाम है तुम्हारा? वह बुजुर्ग जैसे ही उस व्यक्ति की बात सुनता है, वह बुजुर्ग अपने सिंहासन से खड़ा होता है और अपने सामने खड़े हुए योद्धा की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मेरा नाम। तभी काले कपड़ों में खड़ा हुआ वह लड़का उस बुजुर्ग की तरफ देखता है और उस बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहता है, देखिए, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि आप यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ आप सभी के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे ही वह बुजुर्ग अपने सामने खड़े हुए उस लड़के की इस बात को सुनता है, वह जोर जोर से हंसता है और हंसते हुए कहता है, लड़के, तू तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है? इतना कहते हुए वह पागलों की तरह हंसने लगता है और फिर वह हंसते हुए उस लड़के की तरफ देखता है और उस लड़के की शक्तियों को महसूस करता है। लेकिन तहज्जुब की बात यहाँ हो रही थी कि वह बुजुर्ग उस लड़के की शक्तियों को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। तभी वह बुजुर्ग मन ही मन को सोचते हुए कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? मैं इस लड़के की शक्तियों को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? इतना कहने के बाद वह बुजुर्ग अपने सामने खड़े हुए लड़के की तरफ देखता है। तभी वह बुजुर्ग अपने सामने खड़े हुए लड़के की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, अरे लड़के, तू है कौन? यहाँ तो बता, जो मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। इतना कहने के बाद वह बुजुर्ग अपने हाथों में शक्तियाँ इकट्ठा करने लगता है और अपने सामने खड़े हुए लड़के, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो श्रेयांश था, श्रेयांश की तरफ देखता है और शक्तियाँ इकट्ठा करने लगता है। श्रेयांश अपने सामने खड़े हुए उस बुजुर्ग की तरफ देखता है और उस बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं सूर्य का वंशज सूर्यांश हूँ। इतना कहने के बाद सूर्यांश यानी श्रेयांश वह अपना नाम वहाँ पर सूर्यांश बताता है ताकि कभी भी किसी को उस पर शक ना हो। इतना कहने के बाद सूर्यांश अपने हाथ में लगी हुई महाअस्त्र त्रिकालन को जमीन पर गाड़ देता है और अपने पैर को जमीन पर मारता है और जमीन पर मारते हुए सीधा उस बुजुर्ग के सामने जाता है और उस बुजुर्ग के सामने जाते हुए सीधा उसे गले से पकड़ता है और उसे उठाकर फेंक देता है। सूर्यांश की ताकत इस समय इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर वह बुजुर्ग भी सूर्यांश की ताकत को देखने के बाद घबरा जाता है और वह घबराते हुए कहता है, ये लड़का देवश्रेष्ठ रैंक का योद्धा नहीं है, यह लड़का तो उससे भी ज़्यादा बड़ी रैंक का योद्धा है। तभी वह बुजुर्ग गड़बड़ा जाता है और घबराते हुए कहता है, मैं देवश्रेष्ठ रैंक से आगे पहुंच चुका हूं, फिर भी यह लड़का मुझे इतनी आसानी से मार सकता है, मतलब साफ है यह लड़का कोई साधारण योद्धा तो बिल्कुल नहीं। इतना कहने के बाद वह बुजुर्ग अपने सामने खड़े हुए उस लड़के की तरफ देखता है जिसने अपना नाम सूर्यांश बताया था और वह बुजुर्ग सूर्यांश की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, देख लड़के, तेरे पीछे खड़ा हुआ है यह लड़का कोई घुसपैठिया है जो हमारे ग्रह को तबाह करने की मंशा से आया है। अगर तू हमारा साथ दे तो हम कुछ ही समय में इस पूरे यथार्थ को अपने कदमों में झुका सकते हैं और मैं तेरी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तेरी मदद भी करूँगा। सूर्यांश उस बुजुर्ग की बात सुनता है और उस बुजुर्ग की बात सुनते हुए कहता है, अच्छा। तभी वह बुजुर्ग सूर्यांश की तरफ देखता है और हड़बड़ाते हुए अपने सिर को हाँ में लाता है। वही सूर्यांश अपने सिर को ना में लाता है और उस बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, मेरा ऐसा कोई मन नहीं है। इतना कहने के बाद सूर्यांश अपने पैर को जमीन पर मारता है और अपने हाथों में शक्तियाँ इकट्ठा करने लगता है। सूर्यांश तुरंत अपने हाथों में शक्तियाँ इकट्ठा करता है और उस बुजुर्ग की तरफ देखता है। तभी वह बुजुर्ग
वह भी अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करता है और सूर्यांश की तरफ हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सूर्यांश अपने पैर को जमीन पर मारता है और अपने हाथों की सील बदल देता है। सूर्यांश के अपने हाथों की सील बदलते ही उसके पीछे का आयाम चटक जाता है और वहां से एक बहुत बड़ा दिखने वाला राक्षस, जो कि सूर्यांश की ही शक्ति आभा थी, वहां प्रकट होती है। और प्रकट होते ही वह उन सभी की तरफ देखती है और महाअस्त्र त्रिकालंग जैसा त्रिकालंग उसकी शक्तियों से बना होता है और वह उन सभी पर मार देती है। वहां पर उस बुजुर्ग के साथ खड़े हुए 8 योद्धा वहां पल भर में जलकर राख हो जाते हैं। तभी वह बुजुर्ग सूर्यांश की इस भयावह ताकत को देखता है और सूर्यांश की तरफ देखते हुए कहता है, अरे लड़के, यह ताकत यथार्थ की हो ही नहीं सकती, तू यथार्थ का नहीं है। इतना कहने के बाद वह बुजुर्ग श्रेयांश की तरफ देखता है और फिर पागलों की तरह हंसने लगता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, आखिरकार मैंने खोज ही लिया। अब मैं जान जाऊंगा और सबको बता दूंगा कि तू यथार्थ का नहीं है, तू किसी और ग्रह से आया है और तुझे हम कैद कर लेंगे। उसके बाद हम तुझसे यथार्थ से बाहर जाने का और बाहर के सभी ग्रहों से लोगों का बारे में मालूम करेंगे। इतना कहने के बाद वह बुजुर्ग हंसने लगता है। तभी श्रेयांश अपने सामने खड़े हुए उस बुजुर्ग की तरफ देखता है और उस बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि तुमने सत्य कहा, मैं यथार्थ का नहीं बल्कि प्लूटो का हूँ। श्रेयांश के मुंह से इस बात को सुनने के बाद वह बुजुर्ग एक पल के लिए भौचक्का रह जाता है और वह अपने सामने खड़े हुए योद्धा की तरफ देखता है और उसकी आंखों में फिर आग दिखाई देने लगती है और वह आग उसकी आंखों में दिखाई देती है और वह अपने सामने खड़े हुए योद्धा यानी श्रेयांश की तरफ देखता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए वह अपने दांतों को मिसमिसाने लगता है और दांतों को मिसमिसाते हुए कहता है, लड़के, तू प्लूटो से आया है। अच्छा है, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा, जिससे मेरे ग्रह के वासियों को मुझ पर गर्व होगा। श्रेयांश अपने सामने खड़े हुए उस बुजुर्ग की इस बात को सुनता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तू और मुझे जान से मारेगा। इतना कहने के बाद श्रेयांश हंसने लगता है। तभी वह बुजुर्ग श्रेयांश की इस पागलपंती को देखने के बाद श्रेयांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो ठीक है लड़के। इतना कहने के बाद वह बुजुर्ग अपने पैर को जमीन पर मारता है और श्रेयांश से कुछ कदम पीछे जाने के बाद वह अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करने लगता है और सील बनाने लगता है। श्रेयांश भी वहां पर खड़ा होकर उस बुजुर्ग की तरफ देख रहा था। तभी वह बुजुर्ग अपने हाथों में शक्तियों को इकट्ठा करता है और चिल्लाकर कहता है, बाघराज हम कला। उसके इतना कहते ही उस बुजुर्ग के शरीर के अंदर से एक बाघ निकलने लगता है और वह बाघ देखते ही देखते वह उस बुजुर्ग की शक्तियों से बनने लगता है और उस बुजुर्ग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह बाघ दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और ताकतवर दिखाई दे रहा था। तभी वह बुजुर्ग अपने हाथों की सील बदलता है और अपने शरीर से शक्तियां उस बाघ के अंदर भेजने लगता है। वह बाघ भी उस बुजुर्ग की इन शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण करता जा रहा था। तभी श्रेयांश उस बाघ को देखता है और उस बाघ की तरफ देखते हुए कहता है, यह हमला है तो बहुत ज्यादा ताकतवर, लेकिन इसने गलत बंदा चुना है इस हमले को करने के लिए। इतना कहने के बाद श्रेयांश वह वहीं पर खड़ा होता है और अपने पैर को जमीन पर मारने के बाद अपने हाथों की सील बदलने लगता है और अपने हाथों की सील बदलते हुए कहता है, चक्रम चक्रम महाचक्रम चक्रम सर्वोपरि चक्रम सुदर्शन चक्रम। उसके इतना कहते ही उसके चारों तरफ की हवाएं भारी होने लगती हैं और चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती हैं और बिजलियों के कड़कने से ही सूर्यांश के हाथों के ऊपर एक चक्र दिखने लगता है जो पूरी तरह से बिजली से बना हुआ था और वह श्रेयांश की शक्तियों से बना था। वह चक्र जोर जोर से घूमता है और सीधा आकर श्रेयांश की उंगली के अंदर फिरने लगता है। श्रेयांश अपने सामने खड़े हुए उस बुजुर्ग की तरफ देखता है और उस बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर बड़ाऊ क्या कहना है तेरा। इतना कहते हुए वह उस चक्र की तरफ देखता है और सुदर्शन चक्र की तरफ देखते हुए कहता है, जा सुदर्शन चक्र, इसकी इस कला को कर दे तबाह और यथार्थ पर अपना पंचम लहरा दे। इतना कहने के बाद वह सुदर्शन चक्र को आगे फेंक देता है। जैसे ही सुदर्शन चक्र आगे जाता है वह आसपास की शक्तियों को खींचने लगता है और खींचते हुए एक विशाल आकार लेने लगता है और वह आकार लेते हुए घूमता है और
सामने की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ बुजुर्ग भी सुदर्शन चक्र की इस भयावह शक्ति को देखने के बाद हैरान रह जाता है और वह बुजुर्ग भी अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही उसके सामने खड़ा हुआ वह बाघ, जो बाघम कला से उत्पन्न हुआ था, जो यथार्थ की कलाओं में से एक कला थी, वह बाघ अपने पैरों को जमीन पर मारता है और सुदर्शन चक्र की तरफ बढ़ने लगता है। सुदर्शन चक्र और वह बाघ एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। सुदर्शन चक्र तो सुदर्शन चक्र था, सुदर्शन चक्र सीधा जाता है और उस बाघ को चीर देता है और चीरते हुए सीधा जाकर उस बुजुर्ग से जा टकराता है और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके की गूंज इस तरह सुनाई दे रही थी जैसे कि पूरा ब्रह्मांड तबाह हो गया हो। वह इस तरह था, वह कमरा जहाँ पर वह सभी लोग थे वह पूरी तरह से तबाह हो जाता है और वहाँ पर एक खुला हुआ मैदान दिखने लगता है और वहाँ पर चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखने लगता है और वहाँ पर खड़े हुए लोग जो कि वहाँ पर खड़े हुए थे वह सभी भी इस चीज को देखने लगते हैं और सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहाँ पर चारों तरफ एक सन्नाटा का पसर जाता है। यहीं पर धर्मपुर से हजारों लाखों किलोमीटर दूर एक स्वर्ण से बना हुआ महल, जो बहुत ही ज्यादा भव्य दिख रहा था, जिसकी छतों के ऊपर हीरे जड़े हुए थे जो उस महल को रोशन कर रहे थे। उस महल के अंदर एक व्यक्ति जो आलती पालती मारकर बैठा हुआ था और इसके शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं थे, उसने सिर्फ एक सुनहरा शेरवानी जैसा दिखने वाला एक पैंट पहना हुआ था और उस व्यक्ति के चारों तरफ बहुत ज्यादा भयावह शक्तियां घूम रही थी, मानो वह शक्तियां किसी को भी जलाकर राख कर दें। वह व्यक्ति वह अपनी साधना में लीन था और उसके एक तरफ एक लड़की बैठी हुई थी जिसने लाल कलर का गाउन पहना हुआ था और उसके सिर के ऊपर सोने से बना हुआ ताज था और उस ताज के अंदर एक मणि जड़ी हुई थी। वह लड़की उस व्यक्ति के बगल में बैठी हुई थी और वहीं पर रखे हुए गिलास से शरबत पी रही थी। तभी वह व्यक्ति अपनी आंखों को एकदम झटके से खोलता है और हवा की रफ्तार में खड़ा होता है और खड़ा होते हुए एक दिशा में देखने लगता है। वह उत्तर दिशा में देख रहा था, वह व्यक्ति उत्तर दिशा में देखता है। तभी वह लड़की उस व्यक्ति की तरफ देखती है और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहती है, बड़े काका आप क्या देख रहे हो? वह व्यक्ति उस लड़की की बात सुनता है और उस लड़की की बात सुनते हुए कहता है, कुछ नहीं। इतना कहने के बाद वह सामने की तरफ देखने लगता है। तभी वह लड़की अपने पास खड़े हुए उस व्यक्ति की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? तभी वह व्यक्ति अपने बगल में बैठी हुई उस लड़की जिसकी उम्र 16 से 17 साल की थी उस लड़की की तरफ देखता है और उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, अरे नहीं सिया, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, लेकिन मुझे इतनी भयावह शक्तियों का एहसास हुआ है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। सिया जैसे ही उस व्यक्ति की बात सुनती है और उसकी बात सुनते हुए हंसते हुए कहती है, क्या बड़े काका आप जानते हो कि यथार्थ पर केवल कुछ ही लोग हैं जो आपसे आमने सामने बैठकर बोलने की बात कर सकते हैं या हिम्मत रखते हैं, लेकिन पूरा यथार्थ आपके सामने झुकने पर मजबूर है और आप किसी की तुच्छ शक्तियों को देखकर ऐसा कह रहे हैं। तभी वह व्यक्ति अपने बगल में बैठी हुई लड़की यानी सिया की तरफ देखता है और सिया की तरफ देखते हुए कहता है, अरे नहीं, मुझे यहाँ शक्तियाँ बहुत ज़्यादा भयावह दिखाई दे रही हैं और मैं यहाँ भी नहीं कह सकता कि अगर यहाँ शक्तियाँ मुझसे आकर टकराती तो मैं बच भी पाता या नहीं। वह लड़की जैसे ही उस व्यक्ति की बात सुनती है, उसके हाथ में रखा हुआ एक स्वर्ण से बना हुआ गिलास वहाँ फिसल जाता है और वह तुरंत धरती में जा गिरता है। तभी वह लड़की खड़ी होती है और अपने बगल में बैठे हुए काका की तरफ देखते हुए कहती है, काका ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन आप तो यथार्थ में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा हैं। यही वह व्यक्ति उस लड़की की तरफ देखता है और उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मैं यथार्थ में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पिता की तरह कोई महारक्षक नहीं हूँ। तभी सिया अपने सिर को नीचे झुकाती है और वह कुछ सोचने लगती है और सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह लड़की दिव्य मंडल क्षेत्र की राजकुमारी सिया थी, जो योद्धार देव की पुत्री थी।
सिया जैसे ही उस व्यक्ति की इस बात को सुनती है, वह सुनते हुए कहती है, मेरे पापा का तो कुछ मालूम ही नहीं, वह उस युद्ध में इस ग्रह से बाहर गए थे, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। तभी वह व्यक्ति सिया की तरफ देखता है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, नहीं बेटा, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ होगा, वह बहुत ज्यादा ताकतवर योद्धा हैं, वह जहाँ कर भी होंगे सही सलामत होंगे। इतना कहते हुए वह व्यक्ति अपने पैर को जमीन पर मारता है और उसके शरीर के ऊपर एक कपड़े दिखाई देने लगते हैं और वह व्यक्ति अपने पैर को जमीन पर मारता है और हवा की रफ्तार में किसी टूटते हुए तारे की तरह उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है। वहीं इन सबसे अनजान श्रेयांश तो अपने दोस्त बासु के पास खड़ा था। वह बासु की तरफ देखता है और बासु की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? बासु जैसे ही श्रेयांश की बात को सुनता है, वह श्रेयांश की तरफ देखता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, आप हो कौन? तभी श्रेयांश अपने मुंह के ऊपर से अपने नकाब को उठाता है। तैसे ही बासु श्रेयांश की शक्ल को देखता है, वह बहुत चक्का रह जाता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, यह तुमने कैसे किया? तुम इतनी ज्यादा ताकतवर कब हो गए? तुमने मेरे साथ धोखा किया। इतना कहने के बाद बासु श्रेयांश की तरफ देखता है। तभी श्रेयांश जोर जोर से हंसता है और बासु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। श्रेयांश इतना कह पाता है, तभी श्रेयांश को कुछ महसूस होता है। तभी श्रेयांश बासु की तरफ देखता है और बासु की तरफ देखते हुए कहता है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। मुझे अपनी तरफ आती हुई कुछ भव्य शक्तियां दिखाई दे रही हैं जो मेरी बराबर या फिर मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। इतना कहने के बाद श्रेयांश तुरंत बासु के हाथ को पकड़ता है और तुरंत अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। टेलीपोर्ट मतलब भाई वह तुरंत गायब हो जाता है और वह जैसे ही गायब होता है, उसके गायब होने के 20 मिनट बाद वहां पर वही व्यक्ति जो कि दिव्य मंडप क्षेत्र का में बैठा था वहां और उसके साथ बहुत सारे योद्धा दिखाई देने लगते हैं। तभी वहां का महाराज जो कि धर्म क्षेत्र का महाराज था, वह उस व्यक्ति की तरफ देखता है और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहता है, अहो भाग्य हमारे जो हमारे धर्म क्षेत्र में युद्धवीर महाराज पधारे। तभी युद्धवीर जो कि दिव्य मंडप क्षेत्र का लीडर का बड़ा भाई यानी युद्धार देव का बड़ा भाई युद्धवीर था, वह उस महाराज की तरफ देखता है और इस महाराज की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर कुछ शक्तियां महसूस हुई। तभी वह महाराज युद्धवीर की तरफ देखता है और अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, सम्राट, हमें भी यहाँ पर कुछ शक्तियां महसूस हुई। वह बहुत ज्यादा भयावह शक्तियां थी। मुझे खुद को लगता है कि अगर मैं उन शक्तियों से बढ़ता तो शायद मैं भी बचकर नहीं जा सकता। युद्धवीर अपने सिर को हाँ में लाता है और अपने सामने देखने लगता है। यहाँ पर कुछ समय पहले सूर्यांश यानी श्रेयांश खड़ा था। तभी वहां पर बहुत सारी आवाज आने लगती है और वहां पर बहुत सारे लोग दिखने लगते हैं जिनकी शक्तियां युद्धवीर जैसी ही थी। तभी वहां पर एक व्यक्ति जो कि दिखने में लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा था, वह अपने सामने खड़े हुए युद्धवीर की तरफ देखता है और युद्धवीर की तरफ देखते हुए कहता है, अरे हमारे महारक्षक युद्धार देव के बड़े भाई युद्धवीर वो यहाँ पर हैं। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है। युद्धवीर उस व्यक्ति की तरफ देखता है और अपने सिर को सिकोड़ लेता है। ऐसा लग रहा था कि युद्धवीर और उस व्यक्ति के बीच 6-6 का आंकड़ा हो। तभी वह व्यक्ति युद्धवीर के पास आता है। उसकी शक्तियां और युद्धवीर की शक्तियां लगभग बराबर लग रही थी। तभी युद्धवीर उस व्यक्ति की तरफ देखता है और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहता है, तो आप कालांतर क्षेत्र के लीडर कालजय, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? युद्धवीर की इस बात को सुनने के बाद कालांतर क्षेत्र का लीडर कालजय वहां युद्धवीर की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा भव्य और ताकतवर शक्तियां महसूस हुई। तभी वहां पर खड़े हुए बहुत ज्यादा ताकतवर लोग वहां युद्धवीर के पास आते हैं और युद्धवीर की तरफ देखते हुए कहते हैं, हमें यहाँ शक्तियां कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? तभी युद्धवीर अपने साथ खड़े हुए योद्धाओं की तरफ देखता है और योद्धाओं की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मैं इन शक्तियों को पहले भी कभी भी महसूस कर चुका हूँ, लेकिन कहाँ? और हमारे इस यथार्थ पर इतना ज्यादा शक्तिशाली कोई योद्धा है तो वहां अब तक हमसे छुपा हुआ है, यह कैसे हो सकता है?
तभी कालजय युद्धवीर की तरफ देखता है और युद्धवीर की तरफ देखते हुए कहता है, अगर वह योद्धा बेहद ज्यादा ताकतवर है तो फिर उसे मैं अपने कालांतर क्षेत्र में शामिल करूंगा और फिर बताऊंगा कि इस यथार्थ का सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धा कौन है। इतना कहने के बाद कालजय वहां युद्धवीर की तरफ देखता है। तभी युद्धवीर कालजय की तरफ देखता है और कालजय की तरफ देखते हुए कहता है, सम्राट कालजय, आप अपनी कोशिश कर सकते हो। तभी कालजय भी युद्धवीर की तरफ देखता है और युद्धवीर की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा, मैं वादा करता हूँ युद्धवीर, मैं तुम्हारे दिव्य मंडल क्षेत्र पर आक्रमण करूंगा और उसे जीत लूंगा और युद्धार देव की उस वस्तु को पाकर रहूंगा जिसे युद्धार देव ने अभी तक अपने खुफिया कमरे के अंदर रखा हुआ है। युद्धवीर जैसे ही कालजय की इस बात को सुनते हैं वहां उनकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगता है और वहां अपनी शक्तियां वहां उन्हें काबू नहीं कर सकते और उनके शरीर से उनकी शक्तियां किसी पानी की बहार की तरह फूट पड़ती हैं। उनकी शक्तियों के बाहर निकलते ही वहां पर खड़े हुए लोगों में से सिर्फ 5 लोगों को छोड़कर सभी लोगों के ऊपर ऐसा दबाव पड़ता है कि वहां अपने घुटनों के बल आ जाते हैं और वहां पर खड़े बहुत सारे योद्धाओं के तो मुंह में से खून भी निकल रहा था। तभी युद्धवीर अपने सामने खड़े हुए कालजय की तरफ देखते हैं और कालजय की तरफ देखते हुए कहते हैं, कालजय, तेरे भाई को मेरे भाई ने इतनी बेरहमी से मारा फिर भी तुम्हारा यह कालांतर साम्राज्य सुधर नहीं रहा। कालजय जैसे ही युद्धवीर की इस बात को सुनता है वहां भी अपनी शक्तियों को बाहर निकाल देता है। दोनों की शक्तियां इतनी ज्यादा भयावह रही थी कि धर्म क्षेत्र जहां पर वहां खड़े हुए थे वहां धर्मपुरी क्षेत्र वहां पूरी तरीके से हलने लगता है और चारों तरफ भूकंप आने लगता है और उनके आसपास का बादल वहां काले होने लगते हैं और चारों तरफ भवंडर ही भवंडर दिखने लगता है। तभी युद्धवीर कालजय की तरफ देखते हैं और कालजय की तरफ देखते हुए कहते हैं, तू अपनी औकात भूल रहा है कालजय। कालजय भी युद्धवीर की इस बात को सुनता है और युद्धवीर की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा, तो तू मेरा कर क्या सकता है। इतना कहने के बाद दोनों अपने अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करने लगते हैं। कालजय और युद्धवीर की शक्तियां बराबर लग रही थी। उनकी शक्तियों के निकलने से आसपास का माहौल बिगड़ चुका था। प्राकृतिक में बदलाव होने लगते हैं, प्रकृति बदलने लगती है। धर्मपुरी वहां पूरी तरीके से कांप जाती है और वहां युद्धवीर और कालजय दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों अपनी शक्तियों को बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हुआ कहानी के इस भाग में, क्या युद्धवीर और कालजय दोनों जाएंगे एक दूसरे से भिड़, या फिर युद्धवीर या कालजय को मालूम होगा यथार्थ के बाहर प्लूटो का सच और उन्हें मिल जाएगा श्रेयांश। क्या श्रेयांश की जान है खतरे में? जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी जा स्टोरी ऑफ महारचक। मेरे साथ मैं आपका भाई दिव्यांशु उपाध्याय। धन्यवाद।